तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का कबीरा साहित्य अकादमी में आज हम पढ़ने वाले हैं PYQ यूनिट 1 के पार्ट 5 को। इस सीरीज में हम पढ़ते हैं 2018 के बाद से आए हुए सारे PYQ को व्याख्या के साथ, संपूर्ण व्याख्या के साथ। फिलहाल हमने 2023 से शुरू किया था और इस समय हम 2020 पे हैं। इसी तरह से हम 2018 तक जाएंगे। इसके बाद 2024 के PYQ को हम करेंगे। 2024 के जो दिसंबर में जो 2025 में अभी हुआ है पेपर, उसको हम करेंगे। इसके बाद हम यूनिट 2 शुरू करेंगे। इसी तरह से हम 10वें यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैमनस्य मिलता है। तो देखते हैं ऑप्शन को अपने। ऑप्शन ये है, अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है जबकि ब्रज भाषा का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। ये है तो ये कथन बिल्कुल सही है। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये हम कितनी बार बताएं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकला है? तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकला है पूर्वी हिंदी। और जबकि ब्रज भाषा का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं हैं? कन्नौजी है, कन्नौजी है, बुंदेली है, बांगरू हरियाणवी है। ये सारी भाषाएं जो है ये पश्चिमी हिंदी में आती हैं। और ये किस अपभ्रंश से निकला है? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकला है। तो ये कथन आपका ए सही है। दूसरे पे चलते हैं। अवधि में ए और औ का उच्चारण आई और औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर अय और औ के रूप में उच्चारित होते हैं। तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अवधी भाषा है ये उकारांत भाषा है। अवधी जो है उकारांत है, जबकि ब्रज जो है ओकारांत है। ओकारांत भाषा अवधी है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तीसरे में चलते हैं। ध्वनि के स्तर पर अवधि आकारांत है जबकि ब्रज उकारांत है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि उकारांत नहीं ओकारांत है ये। तो सी कथन आपका गलत हो जाएगा। अवधि में क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है जबकि ब्रज में कम है। तो ये कथन भी आपका गलत है, क्योंकि आप देखेंगे दीर्घीकरण का जो ज़्यादातर प्रक्रिया होता था या यूज ज़्यादातर होता था वो आपके अपभ्रंश के टाइम पे होता था। इसमें या प्राकृत के टाइम पे, प्राकृत में ज़्यादातर हुआ था। संस्कृत से जब हम आए थे पाली और प्राकृत में, तो वहाँ कर्म का कम हो गया। तो इस तरह से जो दीर्घीकरण की प्रवृत्ति होती है उस टाइम पे पाई जाती थी। बाद में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया। तो डी पॉइंट भी आपका गलत हो गया। ई पे देखते हैं। अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा पर सर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता है। यहाँ ओ की प्रवृत्ति अधिक मिलती है ब्रज में और अवधि में वा की। तो इस हिसाब से ये भी सही है। ई पॉइंट भी आपका सही है। तो इसका सही जवाब क्या क्या हो जाएगा? ए, बी और ई। ए, बी, ई किस में है? ए, बी और ई, हाँ चौथे में आपके है। बाकी तीन जो है ये गलत हो जाएंगे। तो आपका आंसर चौथा जो है सही होगा। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ आज के। ये आपका दिया हुआ कुछ इसकी विशेषताएं, जिसमें भाषाओं का जो है, बोलियों का क्या क्या विशेषता है। जैसे ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, जो कि आपको बताया पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी हुई, उसके बाद ये भाषा हो गई सौरसेनी अपभ्रंश हो गया, पश्चिमी हिंदी उसकी भाषा हो गई और ब्रज भाषा उसकी बोली हो गई। इसी को हम अलग नाम से जानते हैं, जाटू या भुक्सा, तो और जादोवटी, ये सब इसी के ही नाम है, ब्रज भाषा के ही। इसी तरह से ये ओकार बहुला, आपको बताए थे ओकार बहुला ये है। स्वर इसमें 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और अति ह्रस्व। ड़ा में ना का प्रयोग, मतलब ड़ा की जगह पे ना का प्रयोग होता है। अड़ा की जगह पे रा, शा की जगह सा हो जाता है। या वा यथावत रहते हैं। ए औ मूल स्वर है। आ विवृत ध्वनि आती है। इसी तरह से अवधि में आप जाएंगे तो आपको बताया था अर्धमागधी से निकला है। अर्धमागधी अपभ्रंश के बाद पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। इसी तरह से स्वर में अति ह्रस्व और ह्रस्व, इसमें दीर्घ स्वर नहीं होता है। व्यंजनांत बोली ड़ा के बदले ना, इसमें भी होता है, दोनों में सेम ही है। शा के बदले ला, शा ये भी सेम है। शा के बदले शा, इसमें भी सेम है। ला के बदले रा, यावा के बदले जाऊ, ये सब है। ये सब आप याद कर सकते हैं। कौरवी ये किस
भाषा से निकली है, सौर सेनी अपभ्रंश और पश्चिमी हिंदी, ये भी आपको हमने अभी अभी बताया। आकार बहुला है, ह्रस्व और दीर्घ इसमें पाए जाते हैं, अस्थि ह्रस्व इसमें नहीं पाया जाता है। और आ अधिवृत्त ध्वनि है। इसी तरह से भोजपुरी को देखेंगे आप, मागधी, बिहारी हिंदी, इकार बहुला, ये भोजपुरी जो है मागधी अपभ्रंश से जो है निकला है। और मागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं निकली हैं? 4 है, अवधी, नहीं सॉरी, भोजपुरी, और उसके बाद कौन सी है, मैथिली और मगही, 3 है। 3 भाषाएं इससे निकली हैं, बोलियां निकली हैं, जिसमें मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये 3 बोलियां आपकी मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। उसके बाद ये मागधी अपभ्रंश के बाद बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी से जो है ये पूर्वी हिंदी था, अवधी, और ये बिहारी हिंदी से निकला है। इकार बहुला ये होता है, अति ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व तीनों पाए जाते हैं। इसी तरह से इसमें ये बोलियों का दिया हुआ है, आप इसे याद कर लेंगे। ये सब मुख्यतः याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं याद कर पाते हैं लोग, कन्फ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन ये 3 आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ आज के। दूसरा सवाल है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें और उच्चारण के स्थान के नाम दिए हुए हैं और व्यंजन ध्वनियाँ है, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ और वर्त से। तो जैसा कि आपको पता है का खा, ये खा है, यहाँ गड़बड़ हो गया है, खा, का खा, गा घा। तो का खा गा घा किसे होती हैं? आप इसको बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये कंठ, गले से आवाज़ निकल रहा है, का खा गा घा, तो ये कंठ हो जाएगा। इसे मिलाते हैं। तीसरे का पहला कहाँ है? तीसरे का पहला, सी का पहला 2 में है, 1 और, तो ये 2 कैंसिल हो गया वैसे ही। अब देखते हैं, वत्स जो है, ला, सा, न, ये 4 ध्वनियाँ जो हैं ये वत्स में आती हैं। तो चौथे का चौथा किसमें है? चौथे का चौथा ये तीसरे में, पहले में तो है नहीं, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से पूरा देख लेते हैं हम। तालव्य, चा, छा, यहाँ भी गड़बड़ हो गया, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, पा, हाँ, मूर्धन्य, पा नहीं होगा, टा होगा यहाँ, टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, ये आपका मूर्धन्य जो है, दूसरे का तीसरा मूर्धन्य, चा, छा, जा, झा, ये दूसरे का तीसरा हो जाएगा, चा, छा, जा, झा। और तालव्य, पा, फा, बा, भा, ये आपका ऑप्शन जो है कुछ गलत हो गया मुझे लगता है। एक बार रुकिए, मैं फिर से सारा क्लियर करता हूँ। फिर से हम देखते हैं तालव्य कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो तालव्य कौन सी ध्वनियाँ हैं? तालव्य में आपका आएगा चा, छा, जा, झा, ये आपकी तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ इसको काट करके छा कर लीजिए, ये तालव्य हो गया। अब मूर्धन्य पे आते हैं। तो मूर्धन्य में क्या होगा? टा, जो टा वर्ग होता है ना, टा, ठा, डा, ढा, ये टा वर्ग जो है ये मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। इसी तरह से कंठ, जो का वर्ग होता है ये कंठ से निकलती है ध्वनियाँ, का, खा, गा, घ, ये इसमें कंठ में है। और वर्ष में क्या होता है? ल, स, न, ये 4 ध्वनियाँ जो है ये वत्स से होती हैं। तो अब देखते हैं पहले का तीसरा किसमें है? पहले और चौथे में है, तो दूसरा और तीसरा कैंसिल हो गया। अब दूसरे पे चलते, दूसरे का पहला, टा, ठा, डा, ढा, तो दूसरे का पहला सिर्फ चौथे में है, तो पहला भी कैंसिल हो गया। तीसरे का दूसरा भी चौथे में है, और चौथे का चौथा, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये उच्चारण स्थान के आधार पर जो है ये वो टेबल दिया हुआ है, इसको आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से हर बार एक सवाल आता है, और हर दिन मैं आपसे लगभग ये बात कहता हूँ, क्योंकि हर बार एक सवाल हमको, हर दिन यहाँ से एक सवाल मिलता ही मिलता है। ये आपका है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अनुनासिक, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, वत्स। तो ये टेबल पूरा आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक सवाल आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। अगला प्रश्न, अब हम आ जाएंगे दिसंबर 2021 और जून 2022 के सवाल पे। दोनों पेपर मर्ज हो गया था, क्योंकि वो कोविड का टाइम था, तो दिसंबर में पेपर हो नहीं पाया था, इसलिए जून में हुआ था। जून का पेपर जो है सितंबर में हुआ था, 30 सितंबर को जो है पेपर कराया गया था। तो चलते हैं, ये सवाल फैक्चुअल है। निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, यूनानी, लैटिन, प्राकृत या तुर्की। तो जैसा कि पता है आपको कि आर्य भाषाओं में कौन सा शामिल है, तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा
पीठिका बता देते हैं, पूर्व पीठिका। जैसे जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने ये माना था कि हम सभी के पूर्वज जो है, पूरे पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, हम सबके पूर्वज है पहले कहीं ना कहीं एक जगह पे रहा करते थे, किसी एक जगह पे, जो कि सामान्यतः आज के समय जो माना जाता है वो मध्य एशिया में, मध्य एशिया के पास यूराल पर्वत के आसपास कहीं हमारे सभी के पूर्वज रहते थे। इसी वजह से दुनिया की सारी भाषाओं में कुछ ना कुछ समानता पाई जाती है, क्योंकि हमारे पूर्वज सब एक ही जगह पे रहा करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से वो निकले, 3 भागों में बट गए। एक भाग यूरोप की तरफ चला गया, दूसरा आपका अरब की तरफ चला गया, और तीसरा हिंदुस्तान चाइना की तरफ चला गया। यहाँ से 3 भाग हो जाता है, जिसमें ईरानी, तुरानी और शामी 3 भाषाएं शामिल हैं। आर्य भाषाएं शामी और तुरानी, सॉरी। अब उसी आर्य भाषाओं में कौन कौन सी भाषा शामिल है ये जो है आपको बताना है। तो आर्य भाषा में जो शामिल है उसमें यूनानी आपके आर्य भाषा में शामिल है, तो ये हो जाएगा। ये मतलब नहीं होगा क्योंकि ये भाषा में, आर्य भाषा में शामिल है, जबकि यहाँ नहीं पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा। लैटिन भी आपके आर्य भाषा में शामिल है और प्राकृत भी आपके आर्य भाषा में शामिल है। तो यहाँ तुर्की जो है ये आर्य भाषा में शामिल नहीं है, तो इस हिसाब से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलते इसका व्याख्या से दिया हुआ है, संसार की सभी भाषा एक ऐसी आदम भाषा से कि इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा, आर्य भाषा, सामी भाषा, तुरानी। आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषा, इस भाग में संस्कृत और संस्कृत से निकली हुई जितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद हिंदी, ये सारी भाषाएं जो है आर्य भाषा में है। अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन, ये सारी भाषाएं जो है आर्य भाषा की प्रजाति से निकली हुई हैं। उसके बाद सामी आता है। सामी भाषा में कौन कौन सा है, इब्रानी, हब्सी और अरबी, ये 3 भाषाएं हैं सामी में। उसी तरह से तुरानी भाषा पे देखेंगे तो तुरानी में इस भाग में मुगली, चीनी, जापानी, द्रविड़ भाषाएं आती हैं, ये सब तुरानी भाषाएं हैं। तो जैसे द्रविड़ी में आपका जो दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है, उधर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो तुरानी में आ जाती हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, शब्द नहीं है यहाँ पूछा है। आज्ञा, राय, सर्व और स्वामी। तो इसमें से जो है तत्सम शब्द नहीं है, ये 3 आप देखेंगे तो आज्ञा तत्सम शब्द है, सर्व तत्सम शब्द है, स्वामी ये भी तत्सम शब्द है, लेकिन जो राय है ये तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम शब्द है। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, राय। बाकी ये सारे जो है जवाब गलत हो जाएंगे। आपको तत्सम तद्भव जो है ये मतलब एक सवाल लगभग कभी कभी आ जाता है, तो ये याद करना ऐसा नहीं आपको टेबल मिलेगा तो आप उससे सब याद करें, क्योंकि सवाल कहीं से ही बना सकता है। एक सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, कि ये जो वर्ड आपको बोलने में बहुत टफ लगे, जिसमें मात्राएं संयुक्त स्वर का प्रयोग हो, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो, तो वो तत्सम शब्द ज़्यादातर होते हैं। और जो बहुत आसानी से बोल लें, जैसे सर्व हो गया, और वहीं सर्व का सभी कर देंगे तो ये तद्भव हो जाएगा, और सर्व जो है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। स्वामी, ये भी आपको बोलने में थोड़ा सा स्वामी लग रहा है कि ये तत्सम शब्द है। आज्ञा या आदेश कर देंगे तो ये तद्भव हो जाएगा, आज्ञा। राय जो है आपका तद्भव है। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको पेपर में इस मामले में। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा राय। राय जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है बल्कि तद्भव है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये टेबल है जिसमें से आप देख सकते हैं कि कौन से तत्सम है, कौन से तद्भव है। अंगरक्षक का अंगरखा, अंगुष्ठ का अंगूठा, इसी तरह से सारे दिए हुए, ओष्ठ, होठ, तो सर्प, सांप, इसी तरह से ये पूरा दिया हुआ है। एक बार मतलब याद तो नहीं होगा, लेकिन सरसरी नज़र से एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से तत्सम तद्भव हैं। बस इसे देख लीजिएगा, याद नहीं होगा और याद करना भी नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान सा ये है। तत्सम तद्भव लगभग सबके सही होते हैं। देखते हैं अगले सवाल को। ये इसमें दिया है तत्सम शब्द है, मतलब वहाँ था कि तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव खोजना था, और यहाँ तद्भव दिया हुआ, इसमें से हमें तत्सम निकालना, उल्टा हो गया। अब देखते हैं कि कौन सा जो है तत्सम शब्द है यहाँ। आग, तो आपको पता है आग बोलने में बहुत कठिनाई तो हो नहीं रही है, तो आग, अग्नि होता तो अग्नि जो है तत्सम हो जाता, लेकिन यहाँ आग दिया है तो आग भी आपका गलत हो जाएगा। बयार, बयार जो है वायु होता तो वायु आपका तत्सम होता, लेकिन बयार जो है तद्भव हो जाएगा। पंख जो है, पंख, ये भी आपका जो है ये तद्भव शब्द है। अक्षर जो है, देखिए यहाँ संयुक्त व्यंजन है, तो अक्षर जो होगा ये तत्सम शब्द है। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, अक्षर जो है आपका तत्सम शब्द में है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ आज के।
निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषा में शामिल नहीं है? ये सवाल आप देखेंगे पिछली बार भी आया था, अभी दो तीन सवाल पहले भी था और अभी भी है, लेकिन देखेंगे कि वो पेपर का जो शिफ्ट है वो 2021 दिसंबर का है और ये 2020 और 21 जून का पेपर है। मतलब पेपर दूसरा है लेकिन सेम क्वेश्चन, सेम का सेम क्वेश्चन है। यही PYQ अगर याद रहता है तो लोग कर ले जाते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? वहाँ भी शामिल नहीं है, यहाँ भी शामिल नहीं है। संस्कृत आपको पता ही है, हमने बताया कि संस्कृत और उससे निकली हुई सारी भाषाएं जो है आर्य भाषा में शामिल हैं। अंग्रेजी बिल्कुल शामिल है, फारसी ये भी शामिल है, जबकि अरबी जो है ये आपके तुरानी भाषा में शामिल था, ना कि अरबी हफ्सी और हाँ, अरबी और हफ्सी जो है ये तुरानी भाषा में शामिल था। तो इस तरह से आपका अरबी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, बाकी ये तीन गलत हो जाएंगे। संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी ये आर्य भाषा में शामिल है, अरबी आर्य भाषा में शामिल नहीं है। तो इस तरह से अरबी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये आपका अगला सवाल जो है दिसंबर 2020 और जून 2021 का पेपर है, ये शायद शिफ्ट दूसरा है। तो चलते हैं, इसमें जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द नहीं है? इसमें से वही राय, खेत, दाहिना और कवि, मतलब इसमें से आपको तत्सम शब्द निकालने हैं। बाकी तीन जो है तद्भव है और एक तत्सम है। तो राय जैसा कि आपको बताया ही, राय जो है आपका तद्भव है। खेत क्षेत्र होता तो ये तत्सम हो जाता, लेकिन खेत जो है तद्भव शब्द है। दाहिना ये भी आपका तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम, लेकिन कवि जो है ये आपका तत्सम शब्द है। तो इस तरह से तत्सम शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? ये हाँ सॉरी, ये जो हमने पिछला सवाल किया सेम वही सवाल यहाँ आया है, सिर्फ दोनों में ईयर चेंज हो गया, बाकी सवाल जो है सेम है एकदम से। देखिए कौन सा क्या है, कौन सा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? वही यूनानी आर्य भाषा में शामिल है, लैटिन आर्य भाषा में शामिल है, फारसी आर्य भाषा में शामिल है, जबकि अरबी शामिल नहीं है। तो यहाँ अरबी सही जवाब होगा, बाकी तीन आपके गलत जवाब होंगे। ऑप्शन 4 आपका सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या है? सौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी या वर्तमान हिंदी? तो देखेंगे सबसे पहले इसमें क्रम की बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश से नागर अपभ्रंश का जन्म हुआ, उसके बाद नागर अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ, और पश्चिमी हिंदी के बाद वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली का जन्म हो गया। खड़ी बोली क्या है? वर्तमान हिंदी जो है आज के समय खड़ी बोली है, जो कि इधर आपके पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में बोली जाती है। तो इस तरह से देखेंगे, ए सबसे पहले ए आया, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ए बी सी डी आपके ऑप्शन 1 में ही सही जवाब है, बाकी ये तीन आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। देखते हैं, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम, इनको उनके वर्ष के अनुसार जो है आपको मिलाना है। तो जैसा कि आपको पता ही है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। तो पहले का दूसरा कहाँ है? सिर्फ एक ही में है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। बाकी आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का आदेश, राष्ट्रपति का आदेश 2 बार आया था, एक बार 1955 में आया था और दूसरा 1960 में आया था। 1955 और 1960 दोनों में आया था। दोनों का भी हम आगे बताएंगे क्या क्या हुआ था। तो अभी यहाँ 1960 है तो 1960 पे लगाते हैं। राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था, और राजभाषा नियम कब बन गया था? 1976 में। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं ये राष्ट्रपति के आदेश पे। 1955 में राष्ट्रपति का आदेश आया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता के साथ पत्र का व्यवहार हो और जो प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा जो हो वो हिंदी हो। ज़्यादातर कोशिश की जाए कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। उसके साथ अगर कहीं ऐसा होता है हिंदी के साथ अंग्रेजी भी यूज किया जाए, लेकिन अगर कहीं कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो वहाँ अंग्रेजी को मान्य माना जाएगा। तो राष्ट्रपति का आदेश था, और उसी आदेश के बाद जो है राष्ट्रपति ने आदेश दिया था कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाए, जो कि बीजी खरे के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था 1955 में। पहले राष्ट्रपति का आदेश आया, फिर 1955 में ये राजभाषा आयोग का गठन किया गया। उसी तरह से 1960 में भी
उसी तरह से आप देखेंगे कि 1960 में भी राष्ट्रपति का आदेश आया था। और ये कब आया था? जैसे 1955 में जो आयोग बना था, राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खरे के द्वारा, वो अपना जो है प्रतिवेदन 1956 में संसद में प्रस्तुत करता है। और उसकी समीक्षा के लिए फिर से एक आयोग का गठन किया जाता है, संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का, जिसकी अध्यक्षता गोविंद बल्लभ पंत जी करते हैं। और वो समिति जो है 1959 में अपना प्रतिवेदन संसद में पेश करती है। उसके आधार पे फिर से राष्ट्रपति जो है दो आयोगों की स्थापना करते हैं। तो वो भी राष्ट्रपति ने आदेश दिया था। तो इसी तरह से राष्ट्रपति का आदेश 2 बार आया था। 1960 में आया था। उसमें कौन कौन सा? राजभाषा आयोग बना था एक 1961 में, और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग बना था 1961 में, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रपति का आदेश 2 बार आया था, 1955 में आया था और 1960 में आया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऑप्शन 1 सही है। चलते हैं, ये आज का आखिरी प्रश्न था। इसका कुछ दिया हुआ है। राजभाषा अधिनियम कब कब आया? 1963 में। 1967 में संशोधित। राजभाषा संकल्प 1968 में। प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 और राजभाषा नियम 1976 में। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं थी। तो ये आप याद करना पड़ेगा आपको, टेबल ये। तो ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर हर दिन आपको क्लास करना है, हर दिन आपको PYQ सीरीज मिलेगा व्याख्या के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा। और अगर आप कहेंगे तो कंटेंट की भी क्लासेस लाई जाएंगी। और एग्ज़ाम से पहले आपका सारा PYQ 1 से लेकर यूनिट 1 टू यूनिट 10 संपूर्ण व्याख्या के साथ कंप्लीट करा दूंगा। संपूर्ण व्याख्या के साथ अगर यही सिर्फ आप तैयार कर लेंगे तो भी आपका एक अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसे ज्वाइन कर लें। सारा PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और हो सके तो थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब। अगर कोई आपके साथ का कोई हो तो शेयर भी कर सकते हैं अगर मन करेगा तो। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में बताइएगा कि, और जो सुझाव आपका अगर कुछ हो तो भी आप कमेंट में दे दीजिएगा कि ये वीडियो में ये सुझाव करें। या फिर अगर आपको और क्लासेस चाहिए तो भी आप बता दीजिएगा, और भी क्लासेस ले आऊँगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।